Hello, I am Dr. Sanjeev Kumar Rathi, and today we shall discuss first lesson of biology, and its name is reproduction in organism. इस लेसन को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। पहला पार्ट है लाइफ स्पान एंड दूसरा पार्ट है रिप्रोडक्शन। लाइफ स्पान का क्या मीनिंग है? पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पान। बर्थ और डेथ के बीच का जो समय है, जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को लाइफ स्पान कहते हैं। इस ड्यूरेशन में हर ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ करता है, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। ये लाइफ स्पान वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। यह लाइफ स्पान वेरी करता है। जैसे एलिफेंट में 70 to 90 ईयर्स, डॉग 25 ईयर्स, क्रो 15 ईयर्स, काउ 25 ईयर्स, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक, फ्रूट फ्लाई 1 मंथ, पैरट 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 160 ईयर्स, हॉर्स 30 to 40 ईयर्स, टॉर्टोइज 100 to 150 ईयर्स, banyan tree 200 to 300 years, sequoia 3000 to 4000 years। इसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसा कि लेसन का नाम है रिप्रोडक्शन। हमें समझना है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, और रिप्रोडक्शन को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 पार्ट्स की स्टडी की जाएगी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल स्टडी रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि रिप्रोडक्शन क्या है। देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस। किसी चीज का द्वारा से प्रोड्यूस होना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन की क्या नीड है? अपनी लाइफ को, अपनी जनरेशन की कंटिन्यूटी के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन की नीड होती है। एक के बाद एक जनरेशन के लिए रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। दिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्यों कह रहे हैं हम इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस? क्योंकि यह प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस के द्वारा यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। सो बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, एंड इस प्रोसेस के द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पार्ट की हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए मीन्स नॉट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें ए मीन्स नॉट, सेक्सुअल मीन्स sexes, sexes means male
एंड फीमेल। इट मीन्स यह एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अर्थात इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म केवल एक इंडिविजुअल से ही होता है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। इस रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, नो गैमीट फॉर्मेशन, और इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, नो फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी नहीं होती है। यह यूनिपेरेंटल है, यह रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है। यूनिपेरेंटल मीन्स यह एक ही पेरेंट से होता है, या इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म एक ही पेरेंट से होता है, बनता है, इसलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या यूनिपेरेंटल कहते हैं। इसमें सभी प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। ऑल द प्लांट्स या सभी ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। इस रिप्रोडक्शन में माइटोसिस डिवीजन इन्वॉल्व होता है। माइटोसिस, देखिए दो तरह का डिवीजन होता है, एक माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। मियोसिस डिवीजन गैमीट फॉर्मेशन के लिए होता है। यह किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे कि टेस्टिस और ओवरी, वहां पर यह रिप्रोडक्शन होता है। नाउ वी शैल डिस्कस द टाइप्स ऑफ asexual reproduction। Types of asexual reproduction। asexual reproduction का फर्स्ट टाइप है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। टूट जाना। फ्यूजन दो प्रकार का हो गया। फ्यूजन की दो पार्ट में स्टडी करेंगे। एक है बाइनरी फ्यूजन और दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन ऐसा डिवीजन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किन्हीं दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। जैसा कि हम देखें अमीबा, दिस इज अमीबा। अमीबा में जब ये डिवीजन होता है तो अमीबा के अंदर कुछ चेंज होते हैं और इस तरह से अमीबा का न्यूक्लियस इलोंगेट होने लगता है। दिस इज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस इलोंगेट हो जाता है, ये न्यूक्लियस लंबा हो जाता है और यहां एक कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाता है और इस कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। यहां पर ये न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया और इस तरह से दो अमीबा बन जाते हैं। एक बार फिर से देखें, ये एक अमीबा है। इस अमीबा में बाइनरी फ्यूजन हो रहा है। यह एक अमीबा दो छोटे छोटे अमीबा में डिवाइड हो रहा है। यहां पर इसका न्यूक्लियस लंबा हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है और न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन को नाम दिया गया है जो कैरियोकाइनेसिस। यहां पर दो डिवीजन चल रहे हैं,
एक डिवीजन न्यूक्लियस का हो रहा है और दूसरा डिवीजन साइटोप्लाज्म का चल रहा है। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। Did you understand? बाइनरी फिजन, एक अमीबा दो छोटे अमीबा में टूट जाता है, इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। और यह किस में हो रहा है? यहाँ पर अमीबा के अंदर हो रहा है। दूसरा डिवीजन हम देखेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे बहुत सारे एक से अधिक छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है और इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम के अंदर पाया जाता है। क्या जानते हैं आप प्लाज्मोडियम? आपने 11th क्लास में भी इसके बारे में सुना। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का नाम सुना होगा। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। यह प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम एक ही न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होने लगते हैं और ये बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। अब इसके अंदर अगला स्टेप क्या होता है? देखिए कि जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं इनके चारों ओर साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है और देखिए ये चारों तरफ साइटोप्लाज्म के आ गया और ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर की शेप ले लेते हैं और इस तरह से ये बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाती हैं। इनको बोलते हैं हम स्पोर्स। स्पोर्स या इनको स्पोरोजोइट्स भी कहते हैं। ये डिवाइड हो जाते हैं और इसके बाद क्या होता है? जब इनकी नंबर बहुत अधिक हो जाती है तो इनकी जो वॉल है ये वॉल रप्चर हो जाती है और ये वॉल रप्चर होने से ये न्यू प्लाज्मोडिया बाहर निकल जाते हैं। न्यू प्लाज्मोडिया बाहर निकल जाते हैं। दिस इज द मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। एक बार फिर से देखें, एक बॉडी जिसके अंदर एक न्यूक्लियस, एक बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। इनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। जब इनके अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम हो जाते हैं तो इनकी वॉल रप्चर हो जाती है और इस वॉल के रप्चर होने से ये प्लाज्मोडिया बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाय बडिंग। बडिंग के द्वारा। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। बडिंग में बड बनती है। बड क्या है? नेक्स्ट बाय बडिंग देखेंगे। नंबर 2 बडिंग। बडिंग को हम डिस्कस करेंगे। ईस्ट में बडिंग होता है, हाइड्रा में भी बडिंग होता है। यहां पर हमने देखा कि ये ईस्ट सेल यूनिन्यूक्लिएट है और यहां से एक आउटग्रोथ बन जाती है और ये न्यूक्लियस भी, जो यहां ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है और इस तरह से हम देखते हैं कि यहां पर ये बड बन गई है। बड इज द आउटग्रोथ। बड एक आउटग्रोथ है जो ईस्ट की सेल से बाहर की साइड बन रही है। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और हम देखते हैं कि एक कुछ टाइम बाद ये न्यू बड या न्यू सेल भी कंप्लीटली मैच्योर हो जाती है और यह इससे फिर अलग हो जाती है। सो दिस इज द बडिंग।
और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है ईस्ट में, बर्डिंग इन ईस्ट। एक बार देखें, एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर थी, इसमें एक आउटग्रोथ निकली, इस आउटग्रोथ को ही बड बोलते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड होता है और न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है और इससे दो नई सेल बन जाती हैं, दो नए ईस्ट बन जाते हैं। इसी तरह से हाइड्रा में भी बडिंग पाई जाती है। देखिए ये हाइड्रा है, हाइड्रा में भी एक आउटग्रोथ पाई जा रही है और इस आउटग्रोथ को बड बोलते हैं। ये भी अपना साइज एनलार्ज करता है और जब ये बड़ा हो जाता है, साइज एनलार्ज करता है, तो ये यहां से डिटैच हो जाता है, यहां से अलग हो जाता है और इस तरह से दो हाइड्रा बन जाते हैं। तो हमने अभी देखा बडिंग इन ईस्ट एंड बडिंग इन हाइड्रा। नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल का थर्ड पार्ट रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का क्या मीनिंग है? फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाता है। फ्रेगमेंट एक ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म का कुछ ब्रोकन डाउन हो जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है और इससे मैनी स्मॉल फ्रेगमेंट बन जाते हैं। मैनी स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और हर फ्रेगमेंट से एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं, फेवरेबल कंडीशन में न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं और इस तरह का फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। ये पाया जाता है स्पंजेस में पाया जाता है, स्टार फिश में भी फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म कुछ पीसेस में टूट जाता है और हर एक पीसेस को हम फ्रेगमेंट बोलते हैं और इस फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये प्रोसेस कहलाए फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट से बना फ्रेगमेंटेशन। This is called fragmentation. The next type is the regeneration. रीजेनरेशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रीजेनरेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट, बॉडी का पार्ट कट जाता है, टूट जाता है और हर कटे हुए या टूटे हुए पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम रीजेनरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में रिन्यूअल होता है एंड रीग्रोथ। रिन्यूअल एंड रीग्रोथ occur in regeneration. And for example, हाइड्रा, ये हाइड्रा में होता है, स्पंजेस में होता है, प्लेनेरिया में होता है। यदि उसकी प्लेनेरिया की बॉडी को हम जितने पार्ट में भी काट देते हैं या टूट जाए वो, तो उससे नए ऑर्गेनिज्म
बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड रीजेनरेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ द asexual reproduction is spore formation. Spore formation number 4. स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्पोर्स बनते हैं। यहां पर स्पोर्स बनते हैं, जैसे आपने नाम सुना हो जू स्पोर्स। जू स्पोर्स बनते हैं। ये जू स्पोर्स ये बाइफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं। ये बाइफ्लैजिलेट हो सकते हैं, ये मोटाइल होते हैं, ये मल्टीफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं। मल्टीफ्लैजिलेट भी ये होते हैं। और जो स्पोर किस तरह से बनते हैं, कैसे इनकी स्ट्रक्चर है, देखिए ये जो स्पोर बाइफ्लैजिलेट हैं, इस तरह से नाम से पता चल रहा जू स्पोर ऐसी स्ट्रक्चर जो फ्लैजिलेट हो, मोटाइल हो। जब फ्लैजिला होंगे तभी ये मोटाइल होंगे। और ये जू स्पोर फॉर्मेशन है क्लेमाइडोमोनाज में। क्लेमाइडोमोनाज इज एन एल्गा। ये एक एल्गा होता है और इसके अंदर ये रिप्रोडक्शन पाया जाता है और इसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। इसी तरह से और कई तरह से रिप्रोडक्शन ये होता है, जैसे कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया कुछ फंगस के अंदर, जैसे कि एक फंगस है और इस फंगस का नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में कोनिडिया बनते हैं। कैसे होते हैं कोनिडिया? इस तरह की स्ट्रक्चर और यहां पर इस तरह से कोनिडिया बनते हैं। ये बहुत सारे हो सकते हैं, मैं केवल एक ही बनाऊंगा। ये है कोनिडिया। एक को कोनिडियम बोलेंगे, लेकिन प्लूरल में क्या होंगे? ये कोनिडिया होंगे। ये नॉन मोटाइल है। कोनिडिया आर नॉन मोटाइल। ये नॉन मोटाइल और एक्सोजीनियसली बनते हैं। एक्सोजीनियसली ये प्रोड्यूस होते हैं। देख रहे हैं, बाहर बन रहे हैं, बॉडी से बाहर बन रहे हैं, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं एक्सोजीनियसली। क्योंकि इनमें फ्लैजिला नहीं है, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं नॉन मोटाइल। और ये पाए जा रहे हैं पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम एक फंगस है। पहले पेनिसिलियम से पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक बनाई जाती थी। इसका एक इंजेक्शन बनाया जाता था और वो जिस स्पीसीज से बनती थी उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये कोनिडिया पेनिसिलियम में हमने देखी कोनिडिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ द asexual reproduction is by gamete formation. Gamete फॉर्मेशन भी एक asexual reproduction की प्रोसेस है। देखिए कैसा होता है गैम्यूल। अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी आप इसे देख सकते हैं। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे बनाना।
कैसे बनाएंगे, बिल्कुल गोल बनाएंगे और इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। इन सेल्स को बोलते हैं आर्क्योसाइट। आर्क्योसाइट स्पंज की स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। इनके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिससे कि ये नए ऑर्गेनिक बना सकें। आर्क्योसाइट्स सेल्स हैं और ये हम बना रहे हैं जेम्यूल। बाहर की एक लेयर है ये, और ये आउटर मेम्ब्रेन, यहां पर इसमें कुछ स्पिक्यूल्स भी लगे हुए हैं। ये स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो स्पिक्यूल्स बने होते हैं दे हेल्प इन प्रोटेक्शन। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक स्पंज है, उसके अंदर ये बडिंग होती है। ये भी एक क्या है, बडिंग है। और ये बडिंग कैसी है बच्चों, एंडोजीनियसली है। ये एंडोजीनियसली बनती है, और इस एंडोजीनियसली बडिंग को हम बोलते हैं गैम्यूल। गैम्यूल क्या है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, और इन सेल्स को हम बोलते हैं आर्क्योसाइट्स। आर्क्योसाइट्स बोलते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन का क्या मीनिंग है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि जब प्रॉपर टेम्परेचर हो, प्रॉपर लाइट हो, तो उस टाइम पर ये आर्क्योसाइट, ये है माइक्रोपाइल, ये आर्क्योसाइट माइक्रोपाइल के द्वारा बाहर निकलती हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। न्यू ऑर्गेनिज्म बनाती हैं, और ये कहां से निकलेगी, फ्रॉम माइक्रोपाइल। ठीक है। तो स्पॉन्जिला एक स्पंज है, फाइलम पोरिफेरा में पाया जाता है। तो ये इंटरनल बडिंग है, और ये जो सेल्स हैं आर्क्योसाइट्स हैं। आर्क्योसाइट्स बनती हैं यहाँ पर, अंदर बन रही है, इसलिए हमने इसको एंडोजीनियसली कहा। या एंडोजीनियस बडिंग है। ये आर्क्योसाइट्स हैं, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये आर्क्योसाइट यहाँ से बाहर आती हैं, और ये फिर सब में फैल जाती हैं, और इस तरह से यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और जो ये न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ जेम्यूल फॉर्मेशन। ये आपकी एनसीईआरटी से ही हम स्टडी कर रहे हैं, और आपकी एनसीईआरटी में भी जेम्यूल है। ये सारा जो भी हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो एनसीईआरटी से है। और एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो आपका बोर्ड का एग्जाम में जो पेपर आना है वो भी इस एनसीईआरटी से ही आएगा। दूसरा, जो नेट एग्जाम है, नेट एग्जाम में भी सारा पेपर आपका बायोलॉजी का आपकी एनसीईआरटी से ही आएगा। तो हम पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम आगे पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हमें समझना है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। जैसा कि नाम से पता चल रहा, वेजिटेटिव, किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो पार्ट होते हैं, बॉडी के दो पार्ट होते हैं। एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो हमारी पूरी बॉडी है ये वेजिटेटिव है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ह्यूमन में क्या है, उसके टेस्टिस
उसके अंदर ओवरी होती है। ऐसे ही प्लांट्स में भी जो एंथर है, ओवरी है, ये उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है ये पार्ट कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो वेजिटेटिव पार्ट होता है। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिव पार्ट से बनता है। इसमें क्या होगा, देखिए कि ये कोई प्लांट बॉडी है। इस प्लांट बॉडी में जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो उसकी किससे बन सकता है, लीव्स से बन सकता है, उसकी रूट से भी बन सकता है, और उसके स्टेम से भी न्यू इंडिविजुअल बन सकता है, न्यू प्लांट बन सकता है। किससे बन सकता है, प्लांट बॉडी के स्टेम से, रूट से, लीव से ये बन सकता है न्यू प्लांट। तो ऐसी प्रोसेस को जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म किसी प्लांट या एनिमल के वेजिटेटिव पार्ट से जब न्यू प्लांट बनता है तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टू टाइप्स का होता है, नेचुरल, एक तो नेचुरल मेथड से और दूसरा आर्टिफिशियल मेथड से। टू प्रोसेस या दो स्टेप हो गए इसके। पहला स्टेप है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। बाय नेचुरल मेथड और सेकंड है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में हमने अभी देखा कि जो न्यू प्लांट्स है, एनिमल है, न्यू प्लांट है, वो किससे बनेगा, प्लांट की रूट से बन सकता है, स्टेम से बन सकता है, या उसकी लीफ से न्यू प्लांट बनेगा। ओके, अंडरस्टैंड। न्यू पार्ट, न्यू प्लांट, इसमें प्लांट के किससे बन रहा है, रूट से बनता है, स्टेम से बनता है, या लीफ से बनता है। ऐसे मेथड को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये कैसा मेथड है, नेचुरल मेथड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट, बाय रूट्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट मतलब जब कोई नया प्लांट रूट से बने तो इसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो रूट है, इस रूट पर कुछ बड निकल आती हैं, कुछ एडवेंटिशियस बड रूट के ऊपर डेवलप हो जाती हैं, और ये बड फेवरेबल कंडीशन में, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो इन बड से न्यू प्लांट डेवलप होता है। Did you understand? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट, कुछ प्लांट की जो रूट है उस रूट पर कुछ बड बन जाती हैं, और इन बड को एडवेंटिशियस बड बोलते हैं, और इन एडवेंटिशियस बड से नए प्लांट बन जाते हैं। जैसे डहेलिया, आपने सुना डहेलिया का नाम, फॉर एग्जाम्पल डहेलिया, डहेलिया, स्वीट पोटैटो,
इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट होता है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम, स्टेम के द्वारा, बाय स्टेम, स्टेम के द्वारा कैसे नया प्लांट बनता है। किसी प्लांट में स्टेम से ही क्या बनता है, नया प्लांट बन जाता है। और ऐसा हम देखते हैं कुछ प्लांट्स में, और ये प्लांट में ब्रांच राइजोम होता है, ब्रांच राइजोम। ये ब्रांच राइजोम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रोसेस के द्वारा नया प्लांट बनाता है। इससे न्यू प्लांट बनता है। जैसे स्पेशली जिंजर, अदरक में, अदरक एक राइजोम है। अदरक में, जिंजर में टर्मेरिक, टर्मेरिक में न्यू प्लांट इसी से बनता है। सो डियर स्टूडेंट, आपको ये एग्जाम्पल जरूर रखना है कि हमने देखा कि रूट में, रूट के द्वारा किसमें रूट से नया प्लांट किसमें बन रहा है, डहेलिया में, स्वीट पोटैटो में, और स्टेम से किसमें बन रहा है, जिंजर में, टर्मेरिक में और गार्लिक में। ऐसे ही हम देखते हैं कि नए प्लांट बाय लीफ बनते हैं। आपने बाय लीफ, जब लीफ पर किसी प्लांट की लीफ पर एडवेंटिशियस पर बन जाए। एक प्लांट है जिसका नाम ब्रायोफिलम। इस प्लांट की जो लीफ है, लीफ के मार्जिन पर, मार्जिन्स ऑफ लीफ एडवेंटिशियस बड बन जाती है। और ये एडवेंटिशियस बड जब सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं या जब वो ओड हो जाती हैं तो स्टेम से नीचे गिर जाती हैं, और जैसे ही ये सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं तो इनसे न्यू प्लांट बन जाता है। आप जानते हैं ऐसे प्लांट का नाम आपने सुना है, और प्लांट का नाम है ब्रायोफिलम। डू यू नो ब्रायोफिलम? इस तरह की इसकी लीफ होती है। ये यहाँ मार्जिन से इसके, ये मार्जिन ये होते हैं बच्चों। इन मार्जिन पर यहाँ एडवेंटिशियस बड इस तरह से बन जाती हैं, और जब ये प्लांट की जो लीफ है सॉइल के कांटेक्ट में आती है तो इससे नए प्लांट बन जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीफ। इसी तरह से अंडरग्राउंड स्टेम से भी नए प्लांट बनते हैं। क्रीपिंग अंडरग्राउंड स्टेम से भी नए प्लांट बनते हैं। तो हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम, बाय अंडरग्राउंड स्टेम। यहां केवल एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे इसमें राइजोम, जिंजर में पढ़ा हमने अभी, वो भी अंडरग्राउंड स्टेम थे जिंजर। दूसरा कॉर्न, कॉर्न का एग्जाम्पल कोलोकेशिया, कोलोकेशिया में भी इसी से होता है। थर्ड है बल्ब, बल्ब अनियन में, अनियन, गार्लिक, ट्यूबर, पोटैटो। ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड में जो धरती में पाए जाते हैं।
आपने देखा कि स्टेम दो तरह के देखेगा, एक एयर में, जैसे ये प्लांट है कोई, ये स्टेम एयर में है और नीचे जनरली क्या है, रूट्स है। लेकिन ये ऐसे स्टेम है जो अंडरग्राउंड है, जो अर्थ में चल रहे हैं। जैसे आपने अदरक देखा हो, ठीक है, अदरक है, कोलोकेशिया है, अनियन भी नीचे अंडरग्राउंड होती है, पोटैटो भी स्टेम है और वो ग्रो कहाँ होता है, वो अर्थ में ग्रो होता है और उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय क्रीपिंग स्टेम, बाय क्रीपिंग। आप जानते हैं क्रीपिंग स्टेम, ऐसे स्टेम जो खड़े नहीं हो सकते हैं, जिनके स्टेम वीक हैं, कमजोर हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, क्रीपिंग स्टेम्स। बस इनके एग्जाम्पल रखने हैं आपके याद, जैसे रनर का एग्जाम्पल ग्रास, आपने सुना होगा दूब घास, रनर, स्टोरन। आप सब ने ये 11वीं क्लास में स्टडी किया है और ये पाया जा रहा है वेलिसनेरिया में। ऑफसेट पाया जा रहा है इकॉर्नियम। केवल आपको याद रखना है इनका नाम, आपके मेडिकल में आ सकता है कि क्रीपिंग स्टेम कौन से हैं, क्रीपिंग स्टेम, रनर, ग्रास, स्टोलन और ऑफसेट। ये लेसन आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। आफ्टर दैट वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय एफ पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय बल्बिल। बल्बिल भी एक बर्ड है, ठीक है। और ये बल्बिल देखिए क्या है, बल्बिल एक फ्लैशी राउंडेड स्ट्रक्चर है, फ्लैशी राउंडेड स्ट्रक्चर, और इससे भी क्या बनता है, न्यू प्लांट। अगेव, फॉर एग्जाम्पल अगेव में ये पाई जाती है, बट किस तरह का इसका डायग्राम है देखें। इस तरह का आपकी एनसीईआरटी में इसका डायग्राम है। इसको बोलते हैं बल्बिल। दिस इज द बल्बिल। इस बल्बिल से भी नया प्लांट बनता है। तो ये हमने डिफरेंट मेथड देखे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से न्यू प्लांट बनते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, कि प्लांट को हम, न्यू प्लांट्स को हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं और ऐसे मेथड को हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड बाय आर्टिफिशियल मेथड। जब ह्यूमन अपने एफर्ट से नई प्लांट बनाए, ये जैसे कटिंग आपने देखा, गन्ना बोते हुए भी आपने देखा हो कि एक फार्मर है, वो गन्ने की कटिंग करता है और सपोज ये शुगर केन है, तो शुगर केन में हम देखते हैं कि उसमें नोड पाए जा रहे हैं। बच्चों ये नोड होते हैं, देख रहे हैं आप, ये नोड है और नोड पर क्या होती है, यहाँ पर बड। ये सभी पर है, लेकिन
एक ऊपर है एक नीचे है, ये बड है। तो फार्मर क्या करते हैं, इनको यहाँ से काट लेते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, ऐसे ऐसे इनको पीसेस में काट लेंगे और हर कटे हुए पार्ट से एक नया प्लांट बन जाता है। फिर उसको इस तरह से बो दिया जाता है। तो यहां से हम देखते हैं कि हर बड से, जहां बड थी, हर बड से देखिए ये बड, ये नोड था और नोड पर क्या थी, यहाँ बड, हर बड से नया प्लांट निकलता है। ठीक है बच्चों, और इस प्रोसेस को हमने कहा कटिंग। कटिंग का मतलब काट देना, काटना। जैसे शुगर केन, इट वॉज इन शुगर केन। और आप देख सकते हैं रोज, रोज खड़ा है, ये रोज है मान लीजिए, गुलाब। तो रोज में हम क्या देखते हैं, इसमें ध्यान रखना है, इसमें से थॉर्न निकले हुए हैं, इसको भी हम कटिंग के द्वारा नए प्लांट बना सकते हैं और इसी से बनते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि जब हम ये कटिंग कर ले तो ये पार्ट ऐसे ही ऊपर रहना चाहिए, इनको जो थॉर्न है ये ऊपर को रहने चाहिए, इसको ऐसा नहीं कि हम इसको रिवर्स कर दें। तो कटिंग हमने देखा किस किस में हम कटिंग कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कटिंग शुगर केन में, हम कर सकते हैं कटिंग रोज में, हम कर सकते हैं कटिंग सिट्रस में, और किस में किया जा सकता है, ग्रेप में। तो कटिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम स्टेम को काट लेते हैं और कटे हुए स्टेम पर हम देख रहे हैं कि स्टेम पर नोड एंड इंटर नोड है, ये नोड होते हैं, आप देख रहे हैं ये नोड है, और नोड के बीच में जो प्लेस है ये इंटर नोड है, और नोड पर क्या होती है, बट यही एक स्टेम की पहचान है और इससे नए प्लांट बन जाते हैं। सो दिस मेथड इज कटिंग। नेक्स्ट मेथड इज ग्राफ्टिंग। देखिए ग्राफ्टिंग में क्या होता है, नेक्स्ट मेथड ग्राफ्टिंग, ग्राफ्ट करना, ट्रांसफर कर देना। इसमें हम क्या काम करते हैं, एक प्लांट है और एक प्लांट को हम, जो डिजायर्ड प्लांट है उसको हम लेते हैं और उसको हमने उस ब्रांच से काट लिया, और जिस पर हमें लगाना है उस प्लांट को भी हमने इस तरह से काट लिया और उसके ऊपर हम इसको फिक्स कर देते हैं इस तरह से, रस्सी से, सुतली से इसको फिक्स कर देते हैं। और ऊपर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं सायान, सूट। इट फॉर्म द सूट सिस्टम। जबकि जो नीचे का पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्टॉक। इट विल बियर द रूट, will bear the root, it will bear root। ध्यान से समझें ग्राफ्टिंग को। हमें मान लीजिए हमारे पास, इसको ऐसा समझे, हमारे पास देसी आम है, आम देसी होता है, दशहरी होता है। सपोज हम चाहते हैं कि देसी आम पर दशहरी आम भी लगे, तो हम देसी आम की एक ब्रांच को, सपोज ये प्लांट है और इस प्लांट की ये ब्रांच है, इस ब्रांच को हमने यहां से ऐसे काट दिया और इस पर हम जो दशहरी प्लांट है उस दशहरी प्लांट की ब्रांच को हमने यहां से जोड़ दिया, इसको जोड़ देंगे। कुछ दिनों में हम देखेंगे, अच्छा ये पार्ट ऊपर का पार्ट हो गया, सामान जिसे बोल रहे थे, और ये पार्ट स्टॉक है। अब यहां से जो नए प्लांट है, नई ब्रांच निकलेगी, यहाँ से जो फ्रूट्स आएंगे वो जो होंगे दशहरी आम ही होंगे। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ्टिंग। इसी तरह से यहाँ पर बडिंग भी होती है। बडिंग हम पढ़ेंगे, ये जो हमने पढ़ा यहाँ जो ग्राफ्टिंग हमने पढ़ी, ये ग्राफ्टिंग किस में पाया जा रहा है, जैसा कि हमने बताया कि ये ग्राफ्टिंग कहाँ हो सकता है, मैंगो में हो सकता है, गुआवा में हो सकता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बडिंग। बडिंग हम पढ़ेंगे रोज के केस में, गुलाब में रोज। ठीक है, इसमें
देखिए आपने ये देखा होगा, ये बडिंग उससे डिफरेंट है, ईस्ट वाले बडिंग से ये या हाइड्रा से डिफरेंट है। आपने देखा कि गुलाब है, एक गुलाब पर डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, व्हाइट भी हैं और पिंक भी हैं। वो सब किस प्रोसेस से संभव है? वो संभव है बडिंग से। यहाँ पर क्या करते हैं हम कि ये प्लांट है, रोज है, इस पर देखिए बड कहाँ निकलते हैं? जो नोड होते हैं, ये नोड होते हैं बच्चों, ये नोड है और नोड के बीच का जो प्लेस है ये कहलाता है इंटरनोड। इंटरनोड, इन नोड पर बड पाई जाती हैं, ये बड, ठीक है। तो यहां से हम ये बड यहां से निकाल लेंगे और जो दूसरा प्लांट है उस पर एक नोच बना लेंगे, पहले से थोड़ा बड़ा बन गया, कुछ ये क्या बना लेंगे, यहाँ पर नोच बना देंगे इस तरह से। और हम क्या काम करते हैं, इस नोच पर क्या करेंगे, यहाँ इस नोच पर हम इस बड को ट्रांसफर कर देंगे, इस पर हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे ये बड और यहाँ से बांध देंगे। तो हम देखेंगे कि कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये बड से लीफ निकल आएंगे और इस पर फ्लावर भी आता है। सो दिस इज द बडिंग एंड वी कैन सी बडिंग इन केस ऑफ रोज हियर। So this was budding. The next type of the artificial method is layering. Layering. देखिए पहले तो हमें समझना भाई लेयरिंग है क्या। देखिए एक प्लांट है, ये इस प्लांट का ये स्टेम है, नीचे रूट है ये, और हम देखते हैं इससे कुछ ब्रांचेस भी निकल रही हैं, एक ब्रांच ये जा रही है। तो हम क्या काम करते हैं, एक ब्रांच को हम नीचे झुका देते हैं ऐसे, हमने एक ब्रांच को नीचे झुकाया और उसके ऊपर से हमने यहाँ पर मिट्टी डाल देते हैं, उसको नीचे अंडरग्राउंड कर देते हैं। हम देखते हैं कुछ 1 और 2 मंथ में अब यहां से रूट्स निकल आए। जब यहां से रूट निकल आती है तो इसको हम यहां से काट देते हैं और इस तरह से अब ये प्लांट बन जाता है। पिछले प्लांट से, पहले प्लांट से इसका अब कोई कनेक्शन नहीं रहता है। दिस इज द लेयरिंग। लेयरिंग कहां कहां पर किन किन प्लांट में हो सकती है? जैस्मीन, एग्जाम्पल याद रखें, जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी, लीची, लीची बन सकती है, सिट्रस में हो सकती है, गुआवा में भी लेयरिंग पाई जाती है। लेयरिंग भी 3 तरह की हो सकती है, रिंगिंग, नोचिंग एंड टंगिंग। रिंग बना दी यहाँ पर, ये पूरा स्टेम था, हमने क्या काम करा, यहाँ से ऐसे लेयरिंग, ऐसे थोड़ा सा यहाँ से हमने इसको निकाल दिया। ये क्या कहलाया? रिंगिंग मेथड। दूसरा मेथड है नोचिंग। नोचिंग में हम क्या करेंगे, ये ऐसे हमने क्या किया है, यहाँ पर नोच बना दिए, ठीक है, ये नोचिंग है, ठीक है। और हमने यदि यहाँ पर क्या क्या देखेगा, एक ऐसा कट लगाया ऐसे, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी टंगिंग। ये मेथड टंगिंग कहलाएगा। तो इट वाज द लेयरिंग। एक बार दोबारा समझे कि लेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक ब्रांच को नीचे झुका देते हैं, उसको सॉइल से बरीड कर देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि इससे कुछ रूट निकल आते हैं। सो दिस वाज द layering. So these were the different method of the asexual reproduction. हम देखते हैं कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 पर
एक एग्जाम्पल आया है और इस एग्जाम्पल का नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके मेडिकल के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है ये, और इसका नाम है वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ, या इसका साइंटिफिक नेम है इकॉर्निया क्रिस्पिस। ये इसका जीनस, ये इसका स्पीसीज, या इसी को नाम दिया गया टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा गया इसको टेरर ऑफ बंगाल? देखिए, इस प्लांट को बाहर से लाया गया और इसको लाए तो थे कि ये पॉन्ड में डेकोरेशन के लिए, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि ये एक्वैटिक प्लांट है और जब इसको पानी में डाल दिया तो ये बहुत तेजी से इसमें ग्रोथ होती है, और इतनी ग्रोथ होती है इसकी कि बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, और ये वाटर की सारी ऑक्सीजन इसने एब्जॉर्ब कर ली। जब वाटर की ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो वहां की फिशेस हैं, वहां की जो एक्वैटिक एनिमल हैं, ऑक्सीजन की कमी से उनकी डेथ हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल। तो यहां पर हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो वी शैल डिस्कस व्हाट वर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट इज द इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या था? सिग्निफिकेंस of vegetative propagation. What was the significance? The significance is that it is a quicker method, बहुत तेजी से होने वाला मेथड है, ठीक है, quicker, it is a quicker method, it is a easier method, इट इज वेरी इजियर मेथड, चीपर मेथड, बहुत ही सस्ता है करना, ये बहुत तेजी से हो सकता है, बहुत जल्दी से प्लांट मल्टीप्लाई किए जाते हैं, और सारे जो प्लांट हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। सभी प्लांट जेनेटिकली सिमिलर होते हैं और डिजीज फ्री होते हैं। डिजीज फ्री क्यों नहीं होती है डिजीज? क्योंकि हम डिजीज फ्री प्लांट को ही सेलेक्ट करते हैं इसमें, इसलिए प्लांट में डिजीज फ्री और सीडलेस प्लांट हम इस प्रोसेस से दे सकते हैं। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमने शुरू में स्टडी किया कि रिप्रोडक्शन वी शैल डिस्कस इन टू पार्ट्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी शुड अंडरस्टैंड कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई दो इंडिविजुअल, मतलब मेल और फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होगा, और फ्यूजन और गैमीट्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल इंडिविजुअल, या ये मदर, ये फादर, मदर से स्पर्म बनता है, जबकि मेल मतलब फादर से स्पर्म बनता है और फीमेल से ओवम बनता है। ये दिस इज स्पर्म एंड दिस इज ओवम।
ठीक है। स्पर्म और ओवम बनने की जो प्रोसेस है इसको कहते हैं यहां पर हम गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस ये दोनों ही हैप्लाइड है। हैप्लाइड का मतलब एन, इसे हम एन से शो करेंगे, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब है कि यहाँ ह्यूमन मेल में 46 क्रोमोसोम है। देखिए यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है, यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पर कितने क्रोमोसोम होंगे? 23, क्योंकि हाफ है, हाफ सेट ऑफ द क्रोमोसोम इज फाउंड, इसलिए हम इसको कहते हैं हैप्लाइड। और यहाँ पर गैमीट बन रहे हैं, यहाँ पर एक प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पर एक तरह का सेल डिवीजन होता है और इस सेल डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाती है। अब ये जो गैमीट हैं ये दोनों फ्यूज होते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इनके फ्यूज होने से बनता है यहाँ जाइगोट। जाइगोट में हम देखते हैं 23 क्रोमोसोम यहाँ से है, 23 क्रोमोसोम यहाँ से है, और ये हो गए यहाँ पर 46 क्रोमोसोम। दिस इज द जाइगोट। जाइगोट इज ए यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। तो यहां पर एक प्रोसेस हो रही है सिनगैमी, यहां फ्यूजन भी हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हुआ यहां पर, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और इस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट है और सिनगैमी दो गैमीट्स का फ्यूजन है। तो जाइगोट एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है और ये जाइगोट से, जाइगोट का डिवीजन होता है, यहाँ पर जाइगोट का डिवीजन होगा, और डिवीजन भी कौन सा होगा? यहाँ पर मियोसिस। और इस डिवीजन होने से जाइगोट डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। देखिए ऐसे जाइगोट 2 सेल स्ट्रक्चर बनी और इसकी डिवीजन होते चले गए इस तरह से, और एक इस तरह से ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है और इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। तो जो प्रोसेस हुई इसके बनने की, उस प्रोसेस को बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहां पर हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला स्टेप है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल में जो गैमीट बनता है उस प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन फीमेल में जो गैमीट बनते हैं उसको ओजेनेसिस बोलते हैं। और यहाँ पर गैमीट बने, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई, और फिर ये दो मेल गैमीट का फ्यूज हुआ, जिससे क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमने लिखेंगे 2n, यहाँ n हैप्लॉइड, और यहाँ पर क्या हुआ? 2n डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनी, और इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। यहाँ पर यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होगा। यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान से समझें, यहाँ पर हुआ मियोसिस, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? माइटोसिस। मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होते हैं, लेकिन माइटोसिस से क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। यहाँ दोबारा समझें, यहाँ पर मियोसिस नहीं होता है, यहाँ पर माइटोसिस होता है। मियोसिस यहाँ हो रहा है और माइटोसिस यहाँ हो रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आती है। क्या ये? वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन होगी, वेरिएशन, और वेरिएशन से क्या होगा? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से क्या होगा? न्यू स्पीसीज बनेगी। यहाँ पर न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज का बनना क्यों जरूरी है? न्यू स्पीसीज का बनना जरूरी है सरवाइव करने के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और इसलिए न्यू स्पीसीज का बनना जरूरी है, जो किससे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हम 3 स्टेप्स में हम
स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन दो इंडिविजुअल के इन्वॉल्वमेंट से, दो इंडिविजुअल से होता है। और हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, ड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में 3 फेजेस होती हैं। पहली फेज क्या है, देखिए जुवेनाइल। पहली फेज है जुवेनाइल और इसको वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। दिस इज द ग्रोथ पीरियड। ये किसी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ पीरियड है आफ्टर सर्टेन एज। ठीक है, दूसरी फेज स्टार्ट होती है और इस फेज को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज में सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी। और इसकी जो लास्ट स्टेज है वो है सेंसेंट फेज। 3 स्टेजेस हैं। यहाँ पर उसकी ग्रोथ होती है, यहाँ वो सेक्सुअली मैच्योर होता है, अपने लाइफ को आगे बढ़ाता है। और सेंसेंट क्या है, ये लास्ट फेज है, ये लाइफ की लास्ट फेज है। और इस फेज से, इस फेज के लास्ट में डेथ हो जाती है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे 3 फेजेस। 3 फेजेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लाइफ में 3 फेजेस हैं। सो नाउ वी शैल डिस्कस रिप्रोडक्टिव फेज। हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव फेज, और रिप्रोडक्टिव फेज भी हम पढ़ेंगे। 3 स्टेप्स के द्वारा हम रिप्रोडक्टिव फेजेस पढ़ेंगे। पहली फेज है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन फेज। फर्टिलाइजेशन, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यहां पर भी हम पढ़ सकते हैं फेज या इवेंट्स। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में 3 फेजेस हैं, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव, सेंसेंट फेज। और रिप्रोडक्टिव फेज के भी हम 3 स्टेप में स्टडी करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद की जो फेजेस हैं या जो स्टेप्स हैं उनको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखिए प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स बनेंगे। क्या बनेंगे यहाँ पर, गैमीट्स। फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन होगा, यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, और यहां पर क्या होगा, पोस्ट, यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, यहां पर जायगोट बनेगा और एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। जबकि प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स बनेंगे और गैमीटोजेनेसिस होंगे। इसको भी हम 2 स्टेप में लिख सकते हैं। एक होगी यहाँ पर गैमीटोजेनेसिस,
और दूसरे क्या हो रहा है यहाँ पर, गैमीट ट्रांसफर। कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में 3 फेजेस हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। रिप्रोड्यूसिंग जो फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज के भी 3 पार्ट हो गए, फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन पहले 2 स्टेप होंगे, गैमेट्स बनेंगे, गैमेट ट्रांसफर होंगे और बाद में जायगोट और एम्ब्रियो बनेगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या है, किस तरह से गैमेट्स बन रही हैं, वो हम यहां पर स्टडी करेंगे। पहला स्टेप, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन फेज। इस प्री फर्टिलाइजेशन फेज में देखिए 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा है गैमीट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा गैमीट्स फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस या गैमीट फॉर्मेशन 2 प्रकार से होता है, मेल और फीमेल में। यदि हम देखें ह्यूमन मेल या फीमेल में हम देखें, ह्यूमन मेल में प्रोसेस होती है इस पर मैटोजेनेसिस और फीमेल में होती है ओजेनेसिस मेल में, और गैमेटोजेनेसिस होती है फीमेल में। इस पर मैटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर होती है और इससे क्या बनते हैं, स्पर्म, जबकि ओजेनेसिस ओवेरी में होती है और इससे क्या बनते हैं, ओवम। ठीक है, यू अंडरस्टैंड। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट फॉर्मेशन, और ये गैमेट फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है टेस्टिस और ओवरी के अंदर। अब ये गैमेट्स किस टाइप के हो सकते हैं, देखिए यदि ये गैमेट्स इस तरह के हैं, दोनों गैमेट एक जैसे हैं, देखने में सिमिलर है, लेकिन एक मेल है और एक फीमेल है, तो ऐसे गैमेट्स को हम बोलते हैं आइसोगैमीट। आइसोगैमीट्स, या इनको बोलेंगे होमोगैमीट्स। ये कहां पाए जा रहे हैं, इन क्लेडोफोरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके एग्जाम के लिए। आइसोगैमीट्स, आइसो का मतलब सेम, बोथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, दोनों सेम है, बोथ आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। ऐसे गैमेट्स को बोलेंगे हम आइसोगैमीट। जबकि यदि क्या हो, यदि फीमेल गैमेट बड़ा हो और मेल गैमेट छोटा है, तो यहां पर ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एनाइसोगैमीट। सो गैमीट्स, या इसे क्या बोलेंगे हम, हेटेरो गैमीट्स भी इसको बोलेंगे। और ये पाया जा रहा है फ्यूकस, आपकी बुक में है, ये आपकी एनसीईआरटी में है। ये फीमेल है, यहाँ पर ये फीमेल है और ये क्या है, मेल है, मेल। ठीक है, इसी तरह से ह्यूमन में देखें, यदि ह्यूमन में ये ओवम
दिस इज ओवम, बट दिस इज स्पर्म। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं ये ह्यूमन फीमेल में है और ये किस में है, मेल में है। दिस इज स्पर्म एंड दिस इज ओवम। तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोगैमीट्स, हेटेरोगैमीट्स इन ह्यूमन, इन ह्यूमन। डिड यू अंडरस्टैंड? बताएं, ये आपकी बात समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ if we see NCERT page number 11, there is one heading, sexuality in organism। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में हमने देखा फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बने, गैमेट। सिंपल, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बने, गैमेट्स बने। इसको हम क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। एंड इसका जो सेकेंड स्टेप है, एंड द सेकेंड स्टेप इज गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के बाद है गैमीट ट्रांसफर। द सेकेंड स्टेप इज गैमीट कैसे ट्रांसफर होंगे, वी हैव टू अंडरस्टैंड गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर देखिए किससे होंगे, एयर से भी होंगे, वाटर से भी होंगे। गैमीट ट्रांसफर, इसको हम समझेंगे गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि जो गैमीट हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं मेल पार्ट से। दिस इज मेल पार्ट, सपोज मेल पार्ट से गैमीट का फीमेल पार्ट्स को गैमीट्स का ट्रांसफर चले जाना, गैमीट मूवमेंट, गैमीट मूवमेंट। डिड यू अंडरस्टैंड? गैमीट्स का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट को चले जाना कहलाएगा गैमीट ट्रांसफर। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझेंगे हम। दिस इज ऑल इन योर एनसीईआरटी, सारा मैटर ये आपके एनसीईआरटी में है। गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर हम देखेंगे इन लोअर फॉर्म में, इन लोअर फॉर्म। तो लोअर फॉर्म में गैमीट ट्रांसफर होगा बाय वाटर। एग्जाम्पल्स, एल्गी, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट आप पढ़ चुके हैं 11th में। टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट में भी गैमीट का जो ट्रांसफर है, जो लोअर फॉर्म एंड प्लांट्स हैं उनमें किससे होता है, बाय द वाटर। वाटर में बहकर, वाटर में फ्लो हो जाता है। दूसरा, इन हायर फॉर्म, इन हायर फॉर्म, हायर फॉर्म में जो ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है बाय एयर। एयर के द्वारा भी ट्रांसफर होता है और इसके एग्जांपल्स एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी होता है। ठीक है, इन सीड प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनमें सीड बन रहे हैं, जो सीड प्लांट्स हैं उनमें जो ट्रांसफर हो रहा है ये हो रहा है बाय पोलन ग्रेन, बाय पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स में हो रहा है किससे, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, वो रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है,
सीडेड प्लांट्स। इसी तरह से हायर लोअर एक्वेटिक एनिमल में देखना, इन लोअर एक्वेटिक एनिमल्स में, लोअर एक्वेटिक एनिमल्स में किससे हो रहा है? बाय वाटर। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, स्पंज में, सिलेंट्रेट में भी इसके द्वारा हो रहा है। जबकि हम यदि देखें हायर एनिमल, इन हायर एनिमल्स में, यदि हम हायर एनिमल्स में देखें तो ये किसके द्वारा होता है? बाय कॉपुलेटरी ऑर्गन्स के द्वारा ये होता है, एंड द कॉपुलेटरी ऑर्गन एक्सपेंस के द्वारा ये ट्रांसफर होता है। तो आप डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स? देखिए गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर का मतलब हमने पढ़ा कि प्लांट के या किसी ऑर्गन्स के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट को गैमीट कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, या गैमीट का मूवमेंट क्या कहलाता है? गैमीट ट्रांसफर। और ये अलग अलग एनिमल्स में या प्लांट्स में अलग तरह से होता है। कुछ में वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा, पोलन ग्रेन के द्वारा, वाटर के द्वारा या कॉपुलेटरी ऑर्गन के द्वारा ये ट्रांसफर होता है। बताएं, ये आपके समझ में आया? अब हमने एक चीज देख ली है कि पोलन ट्रांसफर किससे हो रहा है? देखिए पोलन ट्रांसफर हम देखें, पोलन ट्रांसफर एयर के द्वारा, अलग अलग टर्म दी गई है और उस प्रोसेस का नाम है पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन वाटर के द्वारा भी होता है, एयर के द्वारा भी होता है। तो हमने दो स्टेप पढ़े, प्री फर्टिलाइजेशन। अब दूसरा स्टेप हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या है फर्टिलाइजेशन? दो टर्म है, फर्टिलाइजेशन, सिंगेनी। अधिकतर लोग दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस आज आप देख सकते हैं, सिंगेनी और किसमें? फर्टिलाइजेशन। तो दूसरा स्टेप हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो गैमीट्स हैं वो गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं। देखें हम जैसे कि ये मेल गैमीट, अभी भी हमने देखा कि देखिए ये मेल गैमीट है, मेल से मेल और फीमेल, मेल से क्या बनेगा? स्पर्म, और फीमेल से क्या बना? ओवम। ओवम को भी दिखाएंगे इस तरह से, ओवम, ये स्पर्म है और ये ओवम। स्पर्म और ओवम के फ्यूज होने से बनता है जाइगोट। दिस इज जाइगोट। ये जो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म और ओवम फ्यूज हो रहे हैं, यही प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। Fertilization is an event. This is a event fertilization जिससे जायगोट बना। देखिए यहाँ ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है और ये क्या है? डिप्लॉइड है। तो इससे क्या बना? जायगोट। और जायगोट एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। लेकिन सिंगेनी क्या है? देखिए यहां पर जब तक फर्टिलाइजेशन होना था तो ये दो गैमीट पास पास हैं और दोनों गैमीट जो आपस में फ्यूज हो रहे थे, जो मिक्सिंग है, मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स
is called syngamy. अंडरस्टैंड? पूरी इवेंट क्या है? फर्टिलाइजेशन है, लेकिन जो इनका मिक्सिंग हो रहा है इस मिक्सिंग को बोलते हैं सिंगैमी। फर्टिलाइजेशन फेज हमने पढ़ी कि फर्टिलाइजेशन फेज क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज होना जायगोट कहलाता है। ह्यूमन में यह कहाँ पर होता है? स्पेशली ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। और जो गैमीट्स का मिक्सिंग हुआ उस मिक्सिंग को क्या कहा हमने? सिंगैमी। फर्टिलाइजेशन भी दो प्रकार का होता है, एक फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार से हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होता है, ये फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी होता है, जबकि ये इनसाइड द बॉडी होता है, इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो फीमेल हैं उनसे जो ओवम या एग है वो बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिशेस में, फिशेस, एम्फीबियन, फिशेस में, एम्फीबियंस में इसी तरह का होता है, जबकि जो इंटरनल है, जो बॉडी के अंदर हो रहा है, वो किस में हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, reptiles, birds and mammals में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। तो फर्टिलाइजेशन दो जगह हो रहा है, कि बॉडी के अंदर हो रहा है तो इंटरनल, और बॉडी के बाहर हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल। थर्ड स्टेप of the sexual reproducing organism is post fertilization। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, पोस्ट का मतलब बाद में, बाद में क्या चेंज हो रहा है? थर्ड पार्ट है, थर्ड फेज है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या फेजेस। देखिए फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है? देखिए फर्टिलाइजेशन होने के बाद दो चीजें होती हैं, एक बनता है जाइगोट और दूसरा एम्ब्रियो। जाइगोट और एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या होता है? जाइगोट और एम्ब्रियो बनता है। जैसा कि हमने फर्टिलाइजेशन में देखा कि मेल से क्या बने? स्पर्म, और फीमेल से बना ओवम। इन दोनों का फ्यूजन हुआ और इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बना। जाइगोट एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, ओवम भी हैप्लॉइड था, स्पर्म भी हैप्लॉइड था, लेकिन जाइगोट कैसा था? ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और जाइगोट बनने के बाद यहां पर एक डिवीजन होता है, सेल डिवीजन।
सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन और क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन। दोनों टर्म को समझिए। सेल डिवीजन का मतलब कि सेल डिवाइड हो गया, और यहाँ इन केस ऑफ ह्यूमन माइटोसिस होती है। माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहती है और एक डिवीजन से दो सेल बनती हैं, जबकि सेल डिफरेंशिएशन से सेल स्पेशलाइज होती हैं कि सेल का कौन सा पार्ट क्या बनाएगा। तो अब यहां पर बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। दिस इज एम्ब्रियो। दोनों में क्या डिफरेंस है, जायगोट यूनिसेलुलर है, एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। और अब यहां से जो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, यहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ और यहां से डिफरेंट टाइप्स के बॉडी के पार्ट बनने स्टार्ट होते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डिफरेंशिएशन। इसी के बेसिस पर ही यदि हम एनसीईआरटी, हम जो ये लेसन पढ़ रहे हैं बच्चों, पूरा लेसन हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन है ये। हम देखेंगे कि एनिमल्स इसके बेस पर दो प्रकार के हो गए ऑन द बेसिस ऑफ जायगोट। जो जायगोट बना, जायगोट के बेस पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए कि जायगोट कहां बन रहा है, इसको देखेंगे। देखिए दो तरह के एनिमल्स हो गए। एक एनिमल है ओविपेरस, you can see all these things, you can see all these things on NCR in NCERT page number 15-16, oviparous and viviparous। viviparous ये जो डिफरेंशिएशन है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। ओविपेरस एंड विविपेरस। इन केस ऑफ ओविपेरस क्या होता देखिएगा, इफ fertilized egg is released out from mother, is released out from mother body। तो इसमें क्या होगा, ओविपेरस में कि जो फर्टिलाइज्ड एग था वो बॉडी से बाहर निकल आया, और जो डेवलपमेंट है वो जायगोट का जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के बाहर होता है। डेवलपमेंट ऑफ जायगोट कहाँ होगा, इसमें आउटसाइड द बॉडी। यहां पर बॉडी के बाहर डेवलपमेंट हो रहा है, और उस एग को सेव करने के लिए उसके ऊपर फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर कुछ हार्ड कवरिंग बन जाती हैं, कैलकेरियस सेल्स इसके चारों तरफ बन जाती है। और इसके बाद क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब एक ऐसा पीरियड जिसमें ये डेवलपमेंटल प्रोसेस चलती हैं, और फिर इसके बाद यंग वंस बाहर आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हैचिंग। अंडरस्टैंड? ओविपेरस ऐसे एनिमल हैं जिनमें जायगोट का डेवलपमेंट
बॉडी के बाहर हो रहा है, जबकि जो विविपेरस हैं इनमें जो जायगोट का जो डेवलपमेंट है वो इनसाइड द बॉडी होता है, इनसाइड द बॉडी चलता है और वहीं से फिर आफ्टर द डेवलपमेंट यंग वंस बॉडी से बाहर आते हैं। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट है विविपेरस, ओविपेरस, ओविपेरस आउटसाइड द बॉडी, जबकि जो डेवलपमेंट यदि बॉडी से अंदर हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं विविपेरस। द लास्ट में देखिए इन फ्लावरिंग प्लांट, इफ यू सी एनसीईआरटी, यदि आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 16 देखें कि फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट्स कहां हो रहा है। फ्लावरिंग इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में जायगोट ओव्यूल के अंदर बनता है। फ्लावरिंग प्लांट में जायगोट का जो डेवलपमेंट है वो ओव्यूल में होता है। और क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन प्लांट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन प्लांट्स, प्लांट्स में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं? देखिए जायगोट एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, ओव्यूल सीड्स में चेंज हो जाते हैं, जबकि ओवरी फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं और ओवरी की जो वॉल है और ये थिक हो जाती है और इस ओवरी की वॉल को पेरिकार्प कहते हैं। दिस इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ये प्रोटेक्टिव है, ये बाहर से प्रोटेक्ट करती है। जैसे आप खाते हैं मैंगो, तो जो मैंगो में बाहर ग्रीन पार्ट है वो एक लेयर है, उसके अंदर फ्लैशी पार्ट है, वो भी क्या है? ये लेयर है। तो ये क्या है? दिस इज द प्रोटेक्टिव पार्ट। तो हमने एनिमल्स में पढ़ा, हमने एनिमल्स से पढ़ा कि क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है, और हमने कहाँ पढ़ा? एनिमल में पढ़ा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या चेंजेस होते हैं। इसी तरह से इफ यू सी एनसीईआरटी पेज नंबर 10, तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 10 पर यदि हम देखें तो आपकी एनसीईआरटी में हेडिंग है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। हम सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी, इसका मतलब क्या है? देखिए कुछ एनिमल कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ एनिमल यूनिसेक्सुअल होंगे, कुछ एनिमल बाइसेक्सुअल होंगे। तो इनके क्या मीनिंग है? देखिए एक टर्म है हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल का मतलब बाई का मतलब दो, जब दोनों ही, जब मेल और फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट एक ही प्लांट में पाए जा रहे हैं, जब दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में पाए जा रहे हों तो इसे बाइसेक्सुअल या इसे मोनोसियस, मोनो मतलब एक ही प्लांट में मेल भी है और एक ही प्लांट में फीमेल भी है। तो यहां आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल आर फाउंड इन सेम प्लांट, दोनों
मेल और फीमेल सेम प्लांट में पाए जाते हैं। अगली टर्म है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस। डायोसियस, यूनि का मतलब वन, मतलब मेल प्लांट अलग हो और फीमेल प्लांट अलग हो तो उसको हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। तो यहां हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। पपाया आपने सुना होगा, एग्जाम्पल पपाया, इसका एग्जाम्पल हम छोड़ गए यहाँ पर। अर्थवर्म, अर्थवर्म में एक में ही दोनों पाए जाते हैं। आप देखिए मस्टर्ड मस्ट, ठीक है, एक ही में पाया जा रहा है, देखिए। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल हमने देखा अर्थवर्म। यूनिसेक्सुअल हमने देखा, यूनिसेक्सुअल एक ही। एज इन केस ऑफ फंजाई, इन केस ऑफ फंजाई हम देखें तो यहां पर टर्म देखिए क्या है, इन फंजाई। फंजाई में टर्म आती है मोनोसियस, मोनोसियस और डायोसियस। ये आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा हुआ है। मोनोसियस कंडीशन को यहां पर हम बोलते हैं होमोथैलिक, और इस कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोथैलिक। आगे आप इसे पढ़ेंगे भी। हेटेरोथैलिज्म, हेटेरोथैलिक से क्या बना, हेटेरोथैलिज्म कंडीशन। तो होमोथैलिक का मतलब है बाइसेक्सुअल, मतलब दोनों एक ही प्लांट में, मतलब मेल और फीमेल एक ही जगह पाए जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, एक ही प्लांट में पाए जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोथैलिक। जबकि हेटेरोथैलिक किसके लिए यूज होगी, ये यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल ऑर्गन एक प्लांट में है और फीमेल ऑर्गन डिफरेंट प्लांट में है। इन फ्लावरिंग प्लांट क्या कहेंगे, ये तो बात थी फंगस की, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम क्या कहेंगे, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन को हम बोलते हैं पिस्टिलेट, उसको बोलेंगे हम पिस्टिलेट फ्लावर। जबकि जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन है, उसको बोलेंगे हम स्टेमिनेट, स्टेमिनेट फ्लावर। एक को बोलेंगे, एक को बोलेंगे हम जिसमें फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट को हम ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है, और मेल को कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। और बाइसेक्सुअल को हम देखिए कैसे दिखाते हैं, इस तरह से, इस तरह से। दिस इज फॉर, आप नोट कर लीजिएगा, बाइसेक्सुअल को हम इस तरह से शो करते हैं। तो फीमेल पार्ट में हम बोलेंगे पिस्टिलेट और मेल पार्ट में हम क्या बोलेंगे, इसको स्टेमिनेट। ये कंडीशन हमने पढ़ी। तो और फीमेल पार्ट मेल पार्ट में कोई भी आपको कंफ्यूजन किसी भी तरह का होना नहीं चाहिए, और यदि कोई कंफ्यूजन आपको होता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। जितनी बार इस वीडियो को देखेंगे ये लेसन आपके लर्न हो जाएगा, और ये पूरा लेसन ही एनसीईआरटी से पढ़ाया गया है। इसको बार बार पढ़ने से ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इफ यू सी पेज नंबर 9 एनसीईआरटी, इफ यू सी पेज नंबर 9 इन एनसीईआरटी, तो
यू कैन ओपन द पेज। एनिमल दो प्रकार के हैं। एक एनिमल होते हैं प्राइमेट्स, क्लासिफिकेशन में आपने इनके बारे में पढ़ा, प्राइमेट्स। और दूसरे हैं नॉन प्राइमेट। प्राइमेट कौन कौन से होते हैं, जैसे ह्यूमन है, एप्स, मंकी, ये सब किसमें आते हैं, प्राइमेट्स में। तो इनके अंदर एक साइकिल ऑपरेट होता है और उस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जबकि जो नॉन प्राइमेट हैं, नॉन प्राइमेट के एग्जाम्पल जैसे काऊ, डॉग, इनमें जो साइकिल ऑपरेट होता है ऑयस्ट्रस साइकिल इसको बोलते हैं, या इसको हीट पीरियड भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इसकी ड्यूरेशन होती है 28 या 29 डेज की एक ड्यूरेशन होती है, और इसमें मेंस्ट्रुएशन होता है। यहां पर मेंस्ट्रुएशन होता है, लेकिन इनके अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। मेंस्ट्रुएशन एक मंथली पीरियड इनके अंदर होता है, और मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस में, इनर लेयर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। जो एंडोमेट्रियम है इट गोज आउट, ये बाहर निकल जाती है। किसके साथ? विद मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ ये बाहर चले जाती है, जबकि इसमें एंडोमेट्रियम क्या होती है, यहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है। यहां पर इसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, ये दो तरह के साइकिल एनिमल में पाए जाते हैं, प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल और नॉन प्राइमेट्स में ऑयस्ट्रस साइकिल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और हमने इसमें एनसीईआरटी का कोई भी पार्ट इसमें हमने कोशिश की है कि इसमें हमने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा है। तो यदि लेसन में यदि आपको अच्छा लगा हो तो उसके बारे में भी आप हमको कमेंट्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।